डे टू डे लाइफ आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आपकी रोज़ के खर्चे, आपकी बिजली बिल, आपके टैक्सेस, ये सब इतनी फ्रेंडली ज़रूर होनी चाहिए। आप कुकिंग गैस या व्हाटएवर इतनी फ्रेंडली हो कि आपका वीकर सेक्शन भी एटलीस्ट 2 टाइम 4 टाइम बहुत न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाएगा, डाइट फूड नहीं खाएगा, लेकिन बेसिक चीज़ें जो पेट भरने के लिए और रात को सोने के लिए चाहिए वो तो खा सके, वो तो कर सके। तो वहाँ से क्या होगा, पुअर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लोअर मिडिल क्लास थोड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, 70वीं लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में हम भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं, भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किन चीजों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, किन चीजों पर बल देना चाहते हैं, उसका एक खाका खींचने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति जी का भाषण देश के सामान्य मानवीय ने जिस आशा आकांक्षाओं के साथ इस सदन में हम सबको भेजा है, उसका एक प्रकार से प्रतिध्वनि है। और इसलिए इस भाषण का धन्यवाद एक प्रकार से देश के कोटि-कोटि जनों का भी धन्यवाद है। एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध, समावेशी ऐसा राष्ट्र का सपना हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने देखा है। उसको पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध होकर के अधिक गति, अधिक तीव्रता के साथ हम सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना, ये समय की मांग है, देश की अपेक्षा है। और आज के वैश्विक वातावरण में ये अवसर भारत ने खोना नहीं चाहिए। उस मिजाज के साथ हम आगे बढ़ें, हम सभी मिलकर के आगे बढ़ें। मैं समझता हूं कि देश की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में आने वाली हर चुनौती, हर बाधा को हम पार कर सकते हैं। इस चर्चा में करीब 60 आदरणीय सांसदों ने हिस्सा लिया। जो पहली बार आए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात को रखने का प्रयास किया, चर्चा को सार्थक बनाने का प्रयास किया। जो अनुभवी हैं, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से इस चर्चा को आगे बढ़ाया। श्रीमान अधीर रंजन चौधरी जी, श्री टी.आर. बालू जी, श्री दयानिधि मारन जी, श्रीमान सौगत राय जी, जयदेव जी, सुश्री महुआ मित्रा, पीवी मिथुन रेड्डी जी, विनायक जी राउत, राजीव रंजन सिंह जी, पिनाकी मिश्रा, कुंवर दानिश अली, श्री नामा नागेश्वर राव, डॉक्टर अमोल राम सिंह, मोहम्मद आजम खान, असाउद्दीन ओवैसी, श्री प्रताप चंद्र सारंगी, डॉक्टर हिना गावित समेत अन्य सभी का इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
ये बात सही है कि हम सब मनुष्य हैं। 30 दिन में जो मन पे छाप रहती है, प्रभाव रहता है, निकलना जरा कठिन होता है। और उसके कारण चुनावी भाषणों का भी थोड़ा बहुत असर नजर आता था। वही बातें यहां भी सुनने को मिल रही थी, लेकिन शायद वो प्रकृति का नियम है। और इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपको भी इस गरिमापूर्ण पद पर जिस प्रकार से आपने इस सदन का संचालन किया, पूरी चर्चा को सबको विश्वास में लेते हुए आगे बढ़ाया। आप इस पद पर नए हैं, और जब आप नए होते हैं तो कुछ लोगों का मन भी करता है जरा आपको शुरू में ही परेशानी में डालते हैं, लेकिन सब बावजूद स्थितियों के बावजूद भी आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से इन सारी चीजों को चलाया। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं सदन को भी, नए स्पीकर महोदय को सहयोग देने के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कई दशकों के बाद देश ने एक मजबूत जनादेश दिया है। एक सरकार को दोबारा फिर से लाए हैं, पहले से अधिक शक्ति देकर के लाए हैं। आज के सामान्य वातावरण में भारत जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में हर भारतीय के लिए गौरव करने का विषय है कि हमारा मतदाता कितना जागरूक है। वो अपने से ज्यादा अपने देश को कितना प्यार करता है, अपने से ज्यादा अपने देश के लिए किस प्रकार से वो निर्णय करता है, इस चुनाव में साफ साफ नजर आया है। और इसलिए देश के मतदाता अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हमारी पूरी टीम को संतोष है कि 2014 में, जबकि हम पूरी तरह नए थे, देश के लिए भी हम अपरिचित थे, लेकिन उस स्थितियों से बाहर निकलने के लिए देश ने एक प्रयोग के रूप में, चलो भाई जो भी है इनसे तो बचेंगे, और हमें मौका दिया। लेकिन 2019 का जनादेश पूरी तरह कसौटी पर कसने के बाद, हर तराजू पर तोले जाने के बाद, पल पल को जनता जनार्दन ने बड़ी बारीकी से देखा है, परखा है, जांचा है, और उससे आधार पर समझा है, और तब जाकर के दोबारा वह बिठाया है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। चाहे जीतने वाला हो, हारने वाला हो, चाहे मैदान में था या मैदान के बाहर था, हर किसी के लिए इस विजय को सरकार के 5 साल के कठोर परिश्रम, सरकार के 5 साल का जनता जनार्दन के सुख सुविधा के लिए पूर्ण समर्पण, पूर्ण रूप से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इन नीतियों को लागू करने का सफल प्रयास
उसको लोगों ने फिर से एक बार अपना अनुमोदन देकर के देश की सेवा करने के लिए दोबारा बिठाया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यक्ति के रूप में जीवन में इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता है जब जनता जनार्दन, जो कि ईश्वर का रूप होती है, वो आपके काम को अनुमोदित करती है। ये सिर्फ चुनाव की जीत और हार आंकड़े उसका खेल नहीं है जी। ये जीवन की उन आस्था का खेल है जहां कमिटमेंट क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, जनता जनार्दन के लिए जीना, जनता जनार्दन के लिए जूझना, जनता जनार्दन के लिए खपना, ये क्या होता है। ये 5 साल की अखंड एक निष्ठ अविरत तपस्या का जब फल मिलता है तो उसका संतोष एक आध्यात्म की अनुभूति कराता है। और इसलिए कौन हारा कौन जीता, इस दायरे में इस चुनाव को देखना मेरे सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है। मैं इससे कुछ आगे सोचता हूं और इसलिए मुझे 130 करोड़ देशवासियों के उनके सपने, उनकी आशा आकांक्षा, ये मेरे नजर में रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में जब देश की जनता ने अवसर दिया, पहली बार मुझे सेंट्रल हॉल में वक्तव्य देने का मौका मिला था और सहज भाव से मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। आज उस 5 साल के कार्यकाल के बाद बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, और जो संतोष जनता जनार्दन ने ईवीएम के बटन को दबा करके भी व्यक्त किया है। जब चर्चा का प्रारंभ हुआ, पहली बार सदन में आए हुए श्रीमान प्रताप सारंगी जी ने और आदिवासी समाज से आई हुई हमारी बहन डॉक्टर हिना गावित जी ने जिस प्रकार से विषय को प्रस्तुत किया, जिस बारीकी से चीजों को रखा, मैं समझता हूं उसके बाद मैं कुछ भी न बोलूं तो भी बात पहुंच। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए, सार्वजनिक जीवन में जिन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्होंने एक बात हमेशा कही और वो अंत्योदय की कही। आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान की भलाई की बात कही। चाहे पूज्य बापू हो, चाहे बाबा साहब आम्बेडकर हो, चाहे लोहिया जी हो या दीनदयाल जी हो, हर किसी ने इसी बात को कहा। पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमारे मन में यही भाव रहा, जिसका कोई नहीं है उसके लिए सरकार ही सिर्फ होती है। हमने देश आजाद होने के बाद एक ऐसा कल्चर जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया, या तो उसको बढ़ाने में बल दे दिया, और मैं शब्द प्रयोग हम करता हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। हमने न जाने अनजाने में एक ऐसा कल्चर प्रसारित किया जिसमें देश के सामान्य मानवीय को अपने हक के लिए व्यवस्थाओं के साथ जूझना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसको लड़ना पड़ता है। क्या इस आजादी के लिए वो निकला था?
क्या सामान्य मानवी उसके हक की चीजें सहज रूप से व्यवस्था के तहत जिसका वो हकदार है वो उसे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और मिले या न मिले वो शिकायत करे या न करे, हमने मान लिया था कि ये तो सब ऐसे ही चलता है। मैं जानता हूं इस चीजों को बदलने में कितनी मेहनत लगती है, राज्यों को भी ऑन बोर्ड लाने में कितनी तकलीफ होती है, और 70 साल की बीमारियों को 5 साल में पूरा करना कठिन होता है। लेकिन मैं इस संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमने दिशा वो पकड़ी, कठिनाइयों के बावजूद भी उस दिशा को हमने छोड़ा नहीं। न डाइवर्ट न डाइल्यूट, हम उस मकसद से चलते रहे, और ये देश दूध का दूध, पानी का पानी भली भांति कर सकता है। और उसने शौचालय को सिर्फ 4 दीवार नहीं समझा, घर में चूल्हा पहुंचा तो सिर्फ खाना ढंग से पका उतना नहीं समझा। उन हर व्यवस्था के पीछे उस मकसद को उसने समझा कि आखिरकार ये क्यों कर रही है सरकार। मैंने तो चूल्हा मांगा नहीं था, मैंने तो बिजली के कनेक्शन के बिना जिंदगी गुजार दी थी, वो क्यों कर रहे हैं। पहले प्रश्न उठता था क्यों नहीं करते हैं, आज उसके मन में विश्वास पैदा हुआ ये क्यों करते हैं। क्यों नहीं करते हैं से लेकर के क्यों करते हैं, ये यात्रा बड़ी लंबी थी, लेकिन उसमें विश्वास भरा हुआ था जिसने अपनेपन को उजागर कर दिया, और जो आज देश में एक नए सामर्थ्य की अनुभूति करा रहा है, और उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। ये बात सही है कि जिस प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट के रूप में देश गरीबी से जब जूझ रहा है, तो उनको उन योजनाओं के तहत ईज ऑफ लिविंग के लिए जो भी एक सामान्य मानवीय की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो, लेकिन देश आगे भी बढ़ना चाहिए। गरीबों का कल्याण हो, गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का एम्पावरमेंट हो, लेकिन साथ साथ आधुनिक भारत को भी मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी पटरी पर विकास की धारा चलनी चाहिए जहां एक तरफ वेलफेयर को लेकर के ध्यान केंद्रित हो, सामान्य मानवीय की जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर भरपूर प्रयास हो, और दूसरी तरफ वो पटरी हो जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे। देश को आधुनिक बनाने के लिए योजनाओं को लागू करे, और हमने उन दोनों तरफ बल दिया, और हाईवेज हो या हाईवेज हो, मोटरवेज हो, रेल हो या रोड हो, उड़ान योजना से हवाई जहाज की व्यवस्था हो, स्टार्टअप हो, इनोवेशन हो, टिंकरिंग लैब से लेकर के चंद्रयान तक की यात्रा की कल्पना हो, इन सारी चीजों को एक आधुनिक भारत और एक अनेक चुनौतियों से जड़ने के लिए हमें आगे बढ़ना। यहां बहुत अच्छी बातें बताई गई, कुछ तीखी बातें भी बताई गई, ज्यादातर चुनावी सभाओं की छाया वाली बातें भी बताई गई। हर एक का अपना अपना एक एजेंडा होता है, उसके लिए मुझे कुछ कहना भी नहीं है, लेकिन यहां कहा गया कि हमारी ऊंचाई को कोई कम नहीं कर सकता है। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम हमारी लकीर लंबी करने के लिए जिंदगी खपा देते हैं। और
आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बंद हो गई। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि जो जमीन पर हैं वो आपको तुच्छ दिखता है, और इसलिए आपका और ऊंचा होना मेरे लिए अत्यंत संतोष और आनंद। और मेरी कामना है कि आप और ऊंचे बढ़े। हमारी आपसे ऊंचाई के संबंध में कोई स्पर्धा ही नहीं है, क्योंकि हमारा सपना ऊंचा होने का है ही नहीं। हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है। हमारा सपना जड़ों की गहराई से जुड़ने का है। हमारा सपना, हमारा रास्ता जड़ों से ही ताकत पा करके और मजबूती देश को देना, ये हमारा रास्ता है। और इसलिए जिस स्पर्धा में हम नहीं हैं, उस स्पर्धा में हम तो आपको शुभकामनाएं ही देते रहेंगे। और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे जाइए। मैं देख रहा हूं कि बार बार चर्चा आती है, लेकिन 10 फॉर एंड नो फर्दर एक बार पूरा हो जाना चाहिए। ये बात सही है कि कुछ लोगों के लिए लगाव होता है, अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनको परेशानी हो जाती है। जैसे नाम न आने से भी जैसे अपमानित कर दिया ऐसा महसूस होता है। हो सकता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, 2004 से पहले इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो, तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो, वो रखें। इतना ही नहीं, ये अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे लगता। और वो बड़े बड़े लोग थे, मैं उनकी बराबरी में कुछ नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। लेकिन लाल किले पर से शायद वेरीफाई करना चाहिए, शायद मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने 2 बार ये कहा है कि आजादी से लेकर के अब तक केंद्र की और राज्य की जितनी भी सरकारें हुई, सबका देश को आगे ले जाने में योगदान है। इस सदन में भी अनेक बार मैं कह चुका हूं, आज दोबारा कहता हूं, हम वो लोग नहीं हैं। और इसलिए बार बार ये कहना, हां, उनकी अपेक्षा है वो ही नाम आए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं, हम लोगों का कैरेक्टर क्या है, हम लोगों का चरित्र, हमारी सोच क्या है, जानकारी के लिए, तभी आपको समझने में सुविधा होगी। सबको नहीं होती है। गुजरात में मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला। गुजरात के 50 साल हुए थे, गोल्डन जुबिली ईयर था। उस गोल्डन जुबिली ईयर का अनेक कार्यक्रम किए, सबको साथ लेकर के किए। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम मैं आज यहां बताना चाहता हूं। मैंने सूचना की सरकार को कि 50 साल में जो राज्यपाल महोदय के भाषण हुए हैं, उन भाषणों को कंपाइल करके उसका एक ग्रंथ निकाला जाए और वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनना चाहिए। अब मुझे बताएं कि 50 साल तक गवर्नर का भाषण, मतलब किसका भाषण था?
उस समय की सरकारों की एक प्रकार से वाहवाही कहो या उस समय की सरकारों के काम की का उसमें लेखा जोखा था। हमारे दल की सरकारें नहीं थी, लेकिन ये हमारी सोच का हिस्सा है कि शासन चलाने की व्यवस्था में जो भी है, देश को आगे ले जाने में जिसकी भूमिका है, और वो पूर्णतः सकारात्मक था। किसी अखबार के एडिटोरियल का कंपाइलेशन नहीं छापा था, गवर्नर के भाषणों का छापा है, और आज भी उपलब्ध है, जाकर के देखें। और इसलिए ये कहना कि देश में पहले के जो काम हुए उसको हम बिल्कुल गिनते ही नहीं हैं, और बार बार हमको सुनाते रहना, ये सुनाने का उन्हीं को हक है जिन्होंने कभी किसी को स्वीकार किया हो। वरना देश को लगता था कि उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलता, उनके कार्यकाल में पहली टर्म के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलता, लेकिन परिवार के बाहर के व्यक्तियों को कुछ नहीं मिलता है। ये हम हैं, हमारी सोच है। प्रणव दा किस दल से थे, किस पार्टी के लिए उन्होंने जीवन खपाया, उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं। उनके देश के लिए योगदान था, भारत रत्न का निर्णय हम कर सकते हैं। और इसलिए कृपा करके मैंने ये कहने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार ये हमको सुनाया जाता है, तो फिर thus far and no further, आज मैं रिकॉर्ड पर चीजें रखना चाहता हूं कि ऐसा कृपा करके बार बार मत बोलिए। हम किसी के योगदान को नकारते नहीं है जी। और जब हम कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाया है, तो 125 करोड़ देशवासियों में सबको आते हैं जी। और इसलिए कृपा करके हम चर्चाओं को इतना छोटा न बना दें। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने हर चीज में कल तो बड़े नारे बुलवा लिए, किसने किया, किसने किया, किसने किया। आज 25 जून है साहब, लोगों को जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है, उसका वो जीता जागता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कैसे किसी कोई ऐसा पैदा न हो
जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है, ये समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था, ये स्मरण कराना जरूरी होता है। किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होता है। और इसलिए उन संपर्कों की पूरी के लिए उस समय जबकि मीडिया पर ताले लग चुके थे, हर कोई लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी, पकड़ लेगी, ऐसे वातावरण में मेरे देश के नागरिकों की सामर्थ्य देखिए, इनका ताकत देखिए। जाति, पंथ, संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके देश ने उस समय चुनाव में नतीजा दिया था और लोकतंत्र के लिए वोट किया था और लोकतंत्र को पुनः प्रस्थापित किया था। ये मेरे देश के मतदाताओं की ताकत है। इस बार फिर एक बार जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा सबसे परे उठकर करके सिर्फ और सिर्फ देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार फिर से एक बार देश से मतदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में दो महत्वपूर्ण अवसरों का उल्लेख किया है। एक गांधी 150 और दूसरा आजादी 75। व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का जीवन हो, समाज का जीवन हो, कुछ तारीखें होती हैं जो नया जज्बा पैदा करती हैं, जीवन को प्राणवान बनाने का अवसर बन जाती हैं, संकल्पों को पूर्ण करने के लिए समर्पण के भाव से जोड़ देती हैं। भारत के जीवन में भी आज हमारे पास पूज्य बापू से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं है। आज हमारे पास आजादी के लिए मर मिटने वाले वीरों से बड़ी कोई यादें नहीं है। ये अवसर खोना नहीं चाहिए। देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनका पुण्य स्मरण करते हुए, जिन्होंने यातनाएं झेली, जिन्होंने अपनी जवानी मां भारती के लिए न्यौछावर कर दी, उनका पुण्य स्मरण करते हुए और देश में आजादी के लिए जन आंदोलन सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले पूज्य बापू का स्मरण करते हुए इन तारीखों का एक अवसर बना करके हम देश में फिर से एक बार स्पिरिट पैदा कर सकते हैं। और ये सरकार का एजेंडा नहीं हो सकता है, किसी दल का एजेंडा नहीं हो सकता है, ये पूरे देश का एजेंडा होता है। इसमें दल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ देश होता है। राष्ट्रपति जी ने इस बात को कहा है। हमारे लिए संकल्प की घड़ी है। चुनाव के मैदान में तू मैं जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये एक अवसर है, इसको हम पकड़े। आजादी के पहले देश के लिए मरने का मिजाज था, आज आजादी 75 पर देश के लिए जीने का मिजाज पैदा करने का हमें अवसर मिला। मैं इस सदन में सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं, मैं देश के सभी सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व करने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रपति जी ने हमें जो आदेश दिया है, जो हमसे अपेक्षा की, उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए हम आगे आए और इस दो महत्वपूर्ण अवसरों को नए भारत के निर्माण के लिए, जन सामान्य को जोड़ने के लिए हम किस प्रकार से आगे ला सकते हैं, हम प्रयास करें। हिंदुस्तान गुलामी का कालखंड लंबा रहा, लेकिन इस गुलामी के कालखंड में कोई भी काल ऐसा नहीं था कि किसी न किसी कोने में से आजादी की आवाज न उठी हो, त्याग बलिदान की परंपरा न चली हो। 1857 में एक संगठित रूप प्रकट हुआ, लेकिन
महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने देश के सामान्य मानवी को आजादी का सिपाही बना दिया। अगर वो झाड़ू लगाता है तो भी आजादी के लिए, वो बच्चों को शिक्षा देता है तो भी आजादी के लिए, वो खादी के वस्त्र पहनता है तो भी आजादी के लिए। ये पूज्य बापू ने पूरे हिंदुस्तान में माहौल बना दिया। और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में देश का जन जन जुड़ गया। 1942 to 47 एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है आजादी की जंग का। क्या हम गांधी 150 और आजादी 75 को उस 42 के स्पिरिट के साथ देश को संकटों से मुक्ति दिलाना, देश को समस्याओं से मुक्ति दिलाना, अधिकार से ऊपर उठ करके अब कर्तव्य पर बल देना, जिम्मेवारियों को निभाने के लिए देश को प्रेरित करना, क्या हम इसके लिए आगे आ सकते हैं? मैं मानता हूं राष्ट्रपति जी ने विषय को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे सामने रखा है। और लोगों का आश्चर्य होता था जब आजादी की मांग हो रही थी, मजाक भी उड़ाया जाता था, कैसे चलाओगे, क्या चलाओगे। लेकिन आजादी के दीवानों के अंदर एक ललक थी। आजादी के लिए मरने वालों का एक मिजाज था। आजादी के लिए, आजाद भारत के लिए जीने वालों का मिजाज पैदा करना, इस नेतृत्व में क्षमता है। मैं चारों तरफ हाथ घुमा करके कह रहा हूं, मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं मैं इस तरफ कह रहा हूं। हम सब मिलकर के इस बात को करें। और स्वभावतः मुझे तत्कालीन लाभ में मेरी सोच का दायरा नहीं होता है। छोटा सोचना मुझे पसंद नहीं है। और इसलिए मुझे कभी लगता है कि 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को अगर जीना है तो फिर छोटा देश सोचने का मुझे अधिकार भी नहीं। और इसलिए जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इस मिजाज के साथ हमने आगे के लिए एक नए हौसले, नए बुलंद विचारों के साथ चले। इस सरकार को अभी तो 3 सप्ताह हुए हैं, लेकिन हमारे यहां कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने में। किस प्रकार से 3 सप्ताह में हमें भी मन करता था कि कहीं जाए, मालाएं पहने, जयकारा करें, लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना। हमें भी लगता था अरे इतने चुनाव 6 महीने से दौड़ रहे थे, चलो कुछ दिन रहे हम भी आराम कर लें, लेकिन वो रास्ता हमें पसंद नहीं। हमारा रास्ता वो नहीं है। हम तो देश के लिए जीने के लिए आए हैं। 3 सप्ताह के भीतर कितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए इस सरकार ने। एक गतिशील समय का पल पल उपयोग करते हुए देश को कैसे आगे ला जाना। छोटे किसान हो, छोटे दुकानदार हो, खेत मजदूर हो, उनको 60 साल के बाद पेंशन वाला निर्णय कर लिया। हमारे पीएम किसान समृद्धि योजना, हमने वादा किया था कि सभी किसानों को उसके दायरे में लाकर उसका लाभ दिया जाएगा, दे दिया गया। सेना के जवानों के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है उसमें बढ़ोतरी की, लेकिन साथ साथ समाज की सुरक्षा में लगे हुए हमारे पुलिस के जवान हैं, उनके बच्चों को भी वो बेनिफिट मिले, इसका एक बहुत बड़ा निर्णय किया। मानव अधिकारों से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण कानून इस संसद के अंदर हमने लाने के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां थी उसको पूरी कर ली। 2022 के सपनों को पूरा करना, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बनाना, ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाना, ऑल पार्टी प्रेसिडेंट्स की मीटिंग बुलाना, हर चीज को जितना भी 3 सप्ताह के भीतर सबको साथ लेकर के चलने के लिए जितने भी काम हो सकते हैं, एक के बाद एक कामों को उठाएगा। मैं पूरी गिनती करूंगा तो शायद डेली के 3 काम निकल आएंगे। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी,
राष्ट्रपति जी के अपने भाषण में उल्लेख किया है। हमने, ऐसा तो नहीं है कि पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। यहाँ चर्चा हो रही थी, ये डैम बना, वो डैम बना, टिकना डैम बना, फलाना डैम बना, काफी कुछ चर्चा हुई। अच्छा होता बाबा साहब आम्बेडकर के नाम का उल्लेख होता। हिंदुस्तान में पानी के संबंध में जितने भी इनिशिएटिव लिए गए थे, वो सारा काम बाबा साहब आम्बेडकर के थे। लेकिन खैर, एक सीमा के बाहर बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद दिखता नहीं है। और बाबा साहब ने सेंट्रल वाटरवेज, इरिगेशन, नेविगेशन, और बाबा साहब पानी के संबंध में कहते थे। मैं समझता हूँ आज के लिए बाबा साहब की ये आदेश हम सबके लिए उपयोगी है। वो कहते थे, मैन सफर्स मोर फ्रॉम लैक ऑफ वाटर देन फ्रॉम एक्सेस ऑफ इट। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने जो चिंता व्यक्त की थी, उस चिंता को समझते हुए हमने कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पर अनेक डैम की बात हुई, उसमें सरदार सरोवर डैम की भी बात आई। तो मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ मान्यता जी, क्योंकि कभी क्या होता है कि ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं। अच्छा, इनकी इकोसिस्टम ऐसी है कि उसको भी उसी को आगे बढ़ाने में मजा आता है। सत्य कभी उजागर नहीं करने देते। मेरे आज बोलने के बाद भी सत्य आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, यहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपना कर्तव्य पालन का संतोष जरूर होगा। ये सरदार सरोवर डैम 1961 में पंडित नेहरू ने उसकी नींव रखी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो सपना था, लेकिन नींव रखी गई 61 में। और दशकों तक मंजूरियां नहीं, पत्थर तो गाड़ दिया गया बिना मंजूरियां। और उस समय 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो पूरा होते होते 60-70 हजार करोड़ पर पहुंच गया। ये देश की क्या सेवा की आप देखिए। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार के समय भी उसको रोकने का प्रयास हुआ। 86-87 में 6000 करोड़ का खर्चा 62,000 पहुंचा। हमने आकर के इसको पूरा किया। मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था, यूपीए सरकार के खिलाफ मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था मुख्यमंत्री को, क्योंकि सारी चीजें रोक दी गई थी। और तब जाकर के योजना, और अभी मैंने इसको पूरा किया। अभी प्रधानमंत्री बनने के पहले 15 दिन में मैंने जो उनको रुकावटें थी सारी हटाने का काम किया था। आज करीब 4 करोड़ लोगों को पानी मिल रहा है। 7 महानगरों को, 160 नगर पालिकाओं को और 9000 गांव को पीने का शुद्ध पानी पहुंच रहा है। पानी की तकलीफ क्या होती है वो राजस्थान और गुजरात के लोग ज्यादा जानते हैं। और इसलिए इस बार हमने जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाया है। जल संकट को हमने गंभीरता से लेना होगा, और इस सीजन में भी हम जितना बल जल संचय पर दें, हमने देना चाहिए। और मेरी सभी आदरणीय सांसद महोदयों से प्रार्थना है, सभी एनजीओ से प्रार्थना है कि हम देश में पानी का महात्म्य बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान करें, और सरकारी दायरे से बाहर होकर के करें। पानी बचाना है, इस काम को कर करके हम सामान्य मानवी की जिंदगी को बचाने में मदद कर सकते हैं। और पानी का संकट 2 लोगों को सबसे ज्यादा संकट पैदा करता है, वो गरीब को और विशेष करके हमारी माताओं बहनों को। हमारे समाजवादी मित्रों का क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लोहिया जी बहुत आग्रह से कहते थे कि इस देश की महिलाओं को 2 समस्याएं हैं, पानी और पैखाना। लोहिया जी लगातार कहते हैं कि इन समस्याओं से इन माताओं बहनों को मुक्त करो।
पैखाने की संकट था, शौचालय बना करके माताओं बहनों को इज्जत देने का लोहिया जी का सपना पूरा करने के लिए हमने जी जान से काम किया है। और अब पानी पर ही इतना बल और हर घर को जल, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। मैं जानता हूं ये कठिन काम है, बड़े काम है। हो सकता है कोई इसको तराजू पर तोल करके हमें फेल भी कर देगा कि मोदी तुमको 100 में से 70 मार्क नहीं मिलेंगे, 50 मिलेंगे, जो भी होगा, लेकिन किसी ने तो इस हाथ लगाना पड़ेगा। हमने लगाया है। जल शक्ति मंत्रालय की बात कही है, जल संचय, दूसरी जिम्मेवारी है जल सिंचन। दुनिया में प्रूवन है कि शुगर केन की खेती में माइक्रो इरिगेशन फायदा करता है, लेकिन अभी भी हम फ्लड इरिगेशन, किसानों को कौन समझाएगा? माइक्रो इरिगेशन के लिए कौन समझाएगा? सरकार की योजना है, पैसे मिल सकते हैं, पानी बचाने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ऐसी अनेक चीजें हैं जिसकी ओर हमें बूंद बूंद पानी बचा करके देश को कैसे ले जाए। एग्रीकल्चर हमारे देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन पुराने तौर तरीकों से हमको बाहर आना पड़ेगा। हमें उसका इनपुट कॉस्ट कम हो, जीरो बजटिंग खेती के जो प्रयोग चल रहे हैं उसको सफलता मिल रही है, उत्पादन में कोई कटौती नहीं आती है, क्वालिटी आज होलिस्टिक हेल्थ केयर के जमाने में बढ़ रही है। हम सब ने राजनीति से परे होकर के किसी कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम माने बिना ये देश के किसानों की भलाई के लिए है, हमें मिलकर के चलना होगा। हमें किसानों को हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, उनको हमने प्रेरित करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ नए नीति नियम बनाने पड़ेंगे। वरना कोई ट्रैक्टर बना दे और वो मानता है कि उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। हमें तो प्रत्यक्ष फूड प्रोसेसिंग में आज देश है, वेयर हाउसेज बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट समय की मांग है और उसको बल देने के लिए हमने काम करना चाहिए। किसानों को एपीओज के द्वारा अधिक से अधिक अवसर दे करके उनके लिए बीज से लेकर के बाजार तक की एक व्यवस्था खड़ी हो, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ी अवसर है, बहुत बड़ी संभावना है। उस क्षेत्र को हमें बल देना पड़ेगा। पिछली बार जब 2014 में देखा दाल के भाव यही इश्यू बन गया था, लेकिन देश के किसान का मिजाज देखिए, जब मैंने सिंपल रिक्वेस्ट की थी कि आप पल्सेस के लिए आगे आइए, और मेरे देश के किसानों ने पल्सेस के लिए देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर काम किया। दलहन का हुआ, अब हमें देश के किसानों को तिलहन के लिए प्रेरित करना चाहिए और देश को एक बूंद भी तिल इंपोर्ट न करना पड़े, एडिबल ऑयल। मैं समझता हूं देश के किसान को प्रेरित कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। इन चीजों को लेकर के एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान की ताकत और देश की रिक्वायरमेंट, इसको हम जोड़ करके काम कर सकते हैं, उसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात सही है, आलोचना करने के लिए आंकड़ों का हर प्रकार से उपयोग हो सकता है, लेकिन क्या इस देश का सपना कोई किसी के जमाने में कुछ हो तो बड़ा आनंद का विषय, लेकिन किसी और के समय हो तो बहुत बुरा। इसी सदन में जब हम अर्थव्यवस्था में 11 या 13 नंबर पर जब पहुंचे थे, तो इतना बड़ा उमंग और उत्साह के साथ बेंच थपथपाई जा रही थी और बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में इस चीज को प्रदर्शित किया गया। 11 या 13 पर पहुंचे थे, लेकिन जब 6 पर पहुंचे तो ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों हो गया भाई? अरे देश वही है जी, हम भी देश के लोग हैं। 11 पर जाने पर आनंद आता है तो 6 पर तो और आना चाहिए। कब तक इतने ऊंचे रहेंगे कि नीचे दिखाई न दे? और इसलिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, क्यों हम सबका सपना क्यों नहीं होना चाहिए? हम सब ने मिलकर के देश को 5 ट्रिलियन ले जाएंगे तो किसका नुकसान होने वाला है जी? सबका फायदा होने वाला है।
और मैं मानता हूं कि इसके लिए हम सब ने मेहनत करनी चाहिए और उस दिशा में आगे जाना चाहिए। एक सपना लेकर के चलना चाहिए और मुझे विश्वास है हमारे देश में मेक इन इंडिया मजाक बहुत उड़ा लिया, लेकिन क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि देश में मेक इन इंडिया होना चाहिए? माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी की आलोचना करने के लिए न ही मैं अपना समय बर्बाद करता हूं, मुझे करने के लिए बहुत काम है, लेकिन देश को कुछ चीजों की जानकारी देना जरूरी होता है। हमारे देश के पास करीब 200 सवा 200 साल का आयुध बनाने का एक्सपीरियंस है, 200 सवा 200 साल का। और जब देश आजाद हुआ तब इस देश के पास 18 ऐसी फैक्ट्रीज थी जो आयुध का निर्माण करती थी। और देश जब आजाद हुआ उस समय चाइना आयुध के क्षेत्र में 0 जगह पे था, 0। उसके पास कोई अनुभव नहीं था, न कोई फैक्ट्री थी। आज चाइना दुनिया में अपने डिफेंस की चीजें एक्सपोर्ट करता है और हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। इस सच्चाई से हमें देश को बाहर लाना है। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा के क्या करेंगे जी? हो सकता है रात को अच्छी नींद आ जाएगी, लेकिन देश का तो भला नहीं होगा। और इसलिए हाँ, इसको और अच्छा कैसे करें? माननीय प्रधानमंत्री जी, 1 मिनट। माननीय सदस्यों, 6 बज गए हैं। अगर आपकी सहमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं सदन का भी आभारी हूं कि मुझे अवसर दिया। भारत दुनिया के पहली 5 इकोनॉमी में कैसे प्रवेश करेगा, भारत एक्सपोर्ट में कैसे बढ़ावा दे, मेक इन इंडिया में कैसे बढ़ावा दे, स्टार्टअप की दुनिया में हमारे नौजवान बहुत कर रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, अब जय अनुसंधान। हम देश में इन चीजों को कैसे बल दें और हम हमारे नौजवानों को रोजगार भी दें। हमारे देश में टूरिज्म की बहुत संभावना है, लेकिन हमने ही अपने देश के विषय में ऐसा हीन भाव पैदा कर दिया और उसके कारण विश्व के लोगों को हिंदुस्तान के विषय में गर्व हो आकर्षित करने में हम कम पड़ गए। स्वच्छता के अभियान ने एक ताकत दी है, हम टूरिज्म पर बल दे सकते हैं और भारत में रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और दुनिया में भारत की एक नई पहचान टूरिज्म के माध्यम से हम कर सकते हैं। हमने इन चीजों को आगे बढ़ाना है। आने वाले दिनों में देश को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ले जाना है। 100 लाख करोड़ रुपया ये भी कम पड़ जाएंगे, इतनी देश को रिक्वायरमेंट है। लेकिन इतने बड़े सपनों को लेकर के हमने आगे बढ़ना है और जो भी व्यवस्थाएं हमें मिल सकती है दुनिया भर से, उन सारी व्यवस्थाओं को उपयोग करना है। और इन सारी चीजों के पीछे हमारा सपना नया भारत, हमारा सपना आधुनिक भारत और हमारा सपना ईज ऑफ लिविंग, सामान्य मानवीय की जिंदगी में सुगमता। वो अपने सपनों को साकार करने के लिए सारे अवसर उसके पास उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को विकसित करना और उसी बातों को लेकर के, और चाहे गांव हो या शहर हो, हर एक के लिए समान अवसर को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज दुनिया में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, देश के पास युवा शक्ति है, लेकिन क्या विश्व की आवश्यकता के अनुसार हम हमारे युवा को तैयार कर पा रहे हैं? हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। स्किल डेवलपमेंट की बात हो तो हमने उसके स्केल को भी बढ़ाना पड़ेगा और हर स्कोप को हमने कैप्चर करना पड़ेगा। और हम आधुनिकता की दिशा में कैसे ले जाएं, राष्ट्रपति जी ने इस बात को आगे बढ़ाया है। सरकार ने एक मार्केट के लिए जेम की व्यवस्था की है। मैं चाहूंगा कि जहां भी आपकी भी राज्य सरकारें हो, जिस दल की हो, वे इस जेम पोर्टल का उपयोग करें। बहुत बड़ी मात्रा में पैसे बच सकते हैं और बहुत लोगों की मदद हो सकती है और छोटे से छोटे लोगों को भी अपना उत्पाद सरकार के दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है। उस दिशा में हमने काम करना चाहिए, ये मेरा आग्रह है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला। ये इमरजेंसी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे। ये लोकतंत्र है, ये काम न्यायपालिका का है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं और किसी को जमानत मिलती है तो एंजॉय करें, उसमें क्या है। बदले की भाव से काम नहीं होना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जितना भी ईश्वर ने हमें बुद्धि शक्ति दी है, लेकिन जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, किसी के प्रति हीन भाव से नहीं करेंगे। और देश ने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, हमें गलत रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में काम आ सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद के विषय में देश में मतभेद क्यों होना चाहिए? ये मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है और ये मानवता को चुनौती है। जो भी मानवता में विश्वास रखते हैं उन सब ने इकट्ठे होकर के इस बात को लेकर के लड़ना होगा। महिला सशक्तिकरण की बात करें, कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे है कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती हैं। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल ला करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला, शाहबानों का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर गया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव को। इसको किसी ने संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी विशेषकर से एक बात, जो उस समय शाहबानों का जब चल रहा था, उस सारे कारोबार में जो एक मंत्री थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही है, चौंकाने वाली है। मेरे पास उसका सत्यापन करने के लिए कोई अवसर नहीं, मैंने जो सुना है वो मैं बताता हूं। उन्होंने उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से क्या बातें निकलती थी वो उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है, जब वो शाहबानों का मसला चल रहा था, तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। देखिए, गंभीर बात है। मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वांट टू लाई इन द गटर, लेट देम बी। हमारे देश के नागरिक हैं, उनको आगे ले जाने के लिए मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। मैं YouTube की लिंक भेज दूंगा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, लेकिन जो राष्ट्रपति जी ने गांधी 150 और आजादी 75 की बात की, हम देखते हैं कि हमारे देश में किसी न किसी कारण से अधिकारों पर ही केंद्रित रही सारी बातें।
हर कोई अधिकारों से जुड़ता रहा, अधिकारों की चिंता करता रहा। ये एक ऐसा अवसर है कि हम देश को पैराडिम शिफ्ट करके अधिकार से कर्तव्यों की तरफ ले चले। और जनप्रतिनिधि का भी ये काम है जन चेतना जगाना। जनप्रतिनिधि का काम है कि ऐसे समय नेतृत्व करना। और ये विषय ऐसा नहीं जो मैं कह रहा हूं, हम में से हर किसी ने सुना भी है कि कर्तव्य की क्या ताकत होती है। महात्मा गांधी कहा करते थे, एवरी राइट कैरीज विथ इट ए कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। लोहिया जी कहते थे, कर्तव्य निभाते समय नफा नुकसान नहीं देखा जाता। और मैं एक कोट जरा विस्तार से बताना चाहता हूं। हो सकता है इसके कारण भी सब लोगों को इस रास्ते पर आने के लिए अच्छा रहेगा। बहुत पुरानी बात है, जो कोट है, दुनिया को भारत की एक बड़ी सीख ये है कि यहां सबसे पहले कर्तव्य आते हैं और इन्हीं कर्तव्यों से अधिकार निकलते हैं। आज के आधुनिक भौतिकवादी विश्व में जहां हर तरफ टकराव दिखाई पड़ते हैं, वहां हर कोई अपने अधिकारों और सुविधा की बात करता है। शायद ही कोई कर्तव्यों की बात करता हो। यही टकराव की वजह है। ये वास्तविकता है कि अधिकारों और सुविधाओं के लिए ही हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ऐसा करने में हम अगर कर्तव्यों को भूल जाएं, तो ये अधिकार और सुविधाएं भी हमारे पास नहीं रह पाएगी। मैं समझता हूं ये साफ साफ दर्शन है। हम लोगों का दायित्व बनता है कि जिस महापुरुष ने ये बात कही है, उसके बाद उसको भुला दिया गया। उस महापुरुष का पुण्य स्मरण करते हुए हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं क्या? और वो महापुरुष थे जिन्होंने कहा था 14 जुलाई 1951, जब चुनाव से पहले कांग्रेस का पहला मैनिफेस्टो घोषित हो रहा था, उस घोषणा के समय ये पैराग्राफ पंडित नेहरू जी ने बोला था। मैं समझता हूं कि पंडित नेहरू जी ने जो सपना 1951 में देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए, देश को कर्तव्य के राह पर ले जाने के लिए, पंडित जी की उसी इच्छा को समझ करके हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? हम सब मिलकर के तय करें और हम आगे चलने का प्रयास करें। हमारा देश का अनुभव ऐसा है कि जब महात्मा गांधी ने देश के नौजवानों को कहा था, किताबें छोड़ो, आजादी के लिए चलो, लोग निकल पड़े। गांधी जी ने कहा था, विदेशी छोड़ो, स्वदेशी करो, लोग चल पड़े थे। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, एक टाइम खाना छोड़ दो, अन्न को उत्पादन करो, देश ने कर दिया। मेरे जैसे छोटे व्यक्ति ने कहा, गैस की सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने छोड़ दी। मतलब कि देश तैयार है, देश तैयार है। आइए हम सब मिलकर के एक नए भारत के निर्माण के लिए, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, राजनीति की अपनी सीमाओं से भी ऊपर देश होता है, दल से बड़ा देश होता है, देश के करोड़ों लोगों की आशा आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रपति जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जो दिशा निर्देश